दोस्तों फिजिक्स की बात हम शुरू कर चुके थे और हमने यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया था। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मापन है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें ढेर सारी चीज़ें तो नहीं, बट जो मेन चीज़ है ये आपकी सारणी है और यहाँ पे आपको कुछ मूलभूत चीज़ें जो मेन है उनको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁶ और वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब देखिए माइक्रोन का, अब यहाँ पे डेका डेसी ये सब जो है इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो माइक्रोन के बारे में 10⁻⁶ होता है, इसका जो प्लस वाला 6 होता है उसको मेगा कहा जाता है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉन है 10⁻⁻10 होता है, नैनो होता है 10⁻⁹ होता है और मिली सेंटी और यहाँ पे प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष को मीटर में यहाँ पे चेंज किया गया है, आप इसको भी देख लेंगे। तो डेका डेसी हेक्टो किलो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेजर की जाती हैं। और बाकी अगर बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान में माइक्रो जो दिया गया है 10, यहाँ पे माइक्रोग्राम के बारे में 10⁻⁹ बन जाएगा और मिली 10⁻⁶ ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो इस किलोग्राम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ दिया गया है। पीको, नैनो, माइक्रो ये सब मिली सेकंड के समय के बारे में पूरा दिया गया है। तो इनमें कुछ खास नाम जो होते हैं बस उन्हीं को आप रट लीजिए। जैसे पीको बराबर 10⁻12 होता है, नैनो -9 होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, मिली 10⁻³ होता है। बस यही कुछ खास चीज़ें जो हर जगह पे आपका काम देती रहती हैं, आपको वही यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। बाकी सब ये पूरी लिस्ट जो बनाई गई है ये उन्हीं चीज़ों को फेर बदल करके, यानी कि जो किलोग्राम में, मीटर में या फिर सेकंड में काम करती है उनके हिसाब से इनको दिया गया है। बाकी बात आ जाती है वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर जब तक आप फिगर में देखेंगे नहीं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उसका फिगर, तो उसके अकॉर्डिंग जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, जब तक वो आपके हाथ में नहीं आ जाए। तो इसके इतने थ्योरी समझाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि बेवजह का रटाने का मैं मतलब उस पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि ये थ्योरी अगर देखिए छोटी सी थ्योरी होती, मतलब 1 लाइन की होती, तो वहाँ समझा सकता हूँ, मैं रटा सकता हूँ, उसको मनवा सकता हूँ, बट आपको ये तक नहीं पता है कि वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, तो उसका अल्पतमांक और उसका जो नापने का जो ये फॉर्मूला है वो कब काम आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपने हाई स्कूल में देखा है तब तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आपने नहीं देखा है तो बताने का कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में जो मुख्य आपको एक सूत्र रहा है अल्पतमांक का, यहाँ पे मुख्य पैमाने के 1 भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या, ये आपको एक सिंपल सा हो गया। अपेक्षित लंबाई का एक ये सूत्र है, ये भी अगर लगाना चाहें, मतलब कि इसके बारे में हमने एक सवाल हल कराई थी, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और अब बात करें अगर चूड़ी मापी, चूड़ी अंतराल, यहाँ पे सारी चीज़ें वही वर्नियर के समकक्ष ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सब उसी के कैटेगरी वाले हैं। सब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आप इन सब के बारे में जान सकते हैं। तो उनको हटाते हैं और संख्याओं के कोटिमान के बारे में आ जाता है। तो भैया संख्याओं के कोटिमान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 10 की घात के रूप में हम सभी संख्याओं को लिखते हैं और उनमें जो गुणे 10 की घात यहाँ पे -3 जैसे लिखा गया है, यही आपका कोटिमान हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी और ट्रिक है, वो जानना है कि यहाँ पे जो 1 गुणे 10 का वर्गमूल क्या होता है, 3.16 के बराबर में होता है। तो अगर इसके बराबर या इससे कोई छोटी गिनती होगी तो कोटिमान यही ले लिया जाएगा। लेकिन अगर इससे कोई बड़ी गिनती यहाँ वाली मिल जाएगी, जैसे 5.42 हो रहा है तो ये इससे बड़ी है, तो इसमें हम एक गिनती जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़ेंगे, +1 लिख देंगे, ठीक है। तब जब ये गिनती बड़ी हो तो यहाँ पे -3 है तो +1 करेंगे तो +2 और -2 बन जाएगी, ठीक है, बड़ा। तो ऐसे में इसका कोटिमान -2, 10 की घात -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न यहाँ पे है 7.32 का है, तो यहाँ पे 7.32 क्या है, बड़ा है। इस वजह से यहाँ पे इसका जो घाते 3 हो रहा है तो कोटिमान में 10 की घाते 4 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया, वहाँ पे -3 माइनस में था तो बदलाव ऐसे होगा।
अब जैसे कि यहाँ पे 10 की घात -8 है, तो अगर जोड़ेंगे 1 तो -7 हो जाएगा, तो ये कोटिमान है। ओके, तो कोटिमान बस बहुत सिंपल सी चीज होती है, यहाँ पे बस यही एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी होती है। आगे की जो थ्योरी है वो है सार्थक अंक की। तो भाई सार्थक अंक क्या होता है? जब भी हम ऐसे कोई गिनतियां लिखते हैं तो उनमें सार्थक अंक मतलब वह अंक जो आपको पढ़ने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी, ये आपको बताना है। तो अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं सार्थक अंकों संख्या कहलाती है। अब किसी राशि की माप को यथार्थपूर्वक ज्ञात अंक तथा उससे पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर पे हम कोई माप 4.32 लेते हैं तो इनमें 3, 4 तथा 3 वाले अंक यथार्थ अंक है तथा 2 संदिग्ध अंक हैं, अतः इनमें 3 सार्थक अंक होंगे, यानी ये तीनों सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संदिग्ध और यथार्थ अंकों का मतलब क्या है कि ये जो 2 आखिर में मिला है ये दशमलव से बहुत छोटी माप है, और वो माप क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो इसी वजह से उसको संदिग्ध कहा जाता है। अब यहाँ पे सार्थक अंक को याद करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं, उनको हमको थोड़ा सा याद रखना होता है, देख लेना होता है। अब अगर हम इसके सिद्धांतों की बात कर ले, जो इसके रूल रेगुलेशन है उनकी बात कर ले, तो भाई 10 की घात के गुणनफल में सार्थक अंकों के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो घात के रूप में दिया गया है गिनती उससे कोई सार्थक अंक में अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पे 7 और 2 ही सार्थक अंक यानी 2 सार्थक अंक के रूप में होंगे। ओके, 2 अशून्य अंकों के बीच वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, जैसे 4 और 7 के बीच में 3 जीरो हैं, ये सब के सब क्या है सार्थक अंक है, यानी 5 सार्थक अंक है। ओके, 7 और यहाँ पे 4 के बीच में जो 0 है और 2 है सभी सार्थक अंक होंगे, तो 6 सार्थक अंक हो गए। आगे है दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के अशून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए दशमलव के पहले कोई गिनती विशेष नहीं है जो आपको अशून्य अंक नहीं है, मतलब 1 2 3 4 जीरो के अलावा कोई गिनती नहीं है, तो दशमलव के बाद वाला भी जीरो छोड़ दीजिए, केवल 4 2 के लीजिए। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। तो यहाँ पे कितना है देखिए 6 और 7, और ये जीरो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 और 7 और ये जीरो भी लेना पड़ेगा, इसमें 3 सार्थक अंक बाद वाले लेंगे लेकिन इसके पहले वाले नहीं लेंगे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 7 0 2 0 लेकर के टोटल 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, पहले वाला हम नहीं लेंगे। तो अगला जो नियम है, यदि दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक है तब दशमलव बिंदु के बाद आने वाले शून्य को भी सार्थक अंक लिया जाता है। तो मैंने कि अगर इसके दशमलव के पहले कोई गिनती है जैसे 0 ना होकर के कुछ भी 4 है तो उसमें सभी गिनतियों को सार्थक अंक में लिया जाएगा और पीछे वाली भी गिना जाएगा। ठीक है, पीछे वाला भी गिना जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 6 है। और जोड़ने तथा घटाने में सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम यहाँ पे जोड़ते और घटाते हैं कि हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि दशमलव के बाद कितने कितने अंक है। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम वाला कितना है? तो 1 अंक दशमलव के बाद सबसे कम वाला है, तो हमको सब में उतना ही उतना ले लेना है। जैसे 73.4 ले लिया, यहाँ पे 14.3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 7.3 ले लिया और यहाँ पे 0.5 ले लिया और उनको जोड़ लेना है। सार्थक अंकों के रूप में जब जोड़ा जाता है तो इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, और जो गुणा करने वाला काम होता है वो भी इसी प्रकार से हमको देखना होता है। ठीक है, उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाले माप में थे। तो यहाँ पे 7.2 है, यहाँ पे 4.34 है। जब इसका गुणा कराते हैं तो हमको इतना कुछ मिलता है, यहाँ पे 5 अंक मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि लंबाई में 2 ही सार्थक अंक थे तो क्षेत्रफल में जो है सार्थक अंकों की संख्या क्या है, हमको 2 ही रखनी होगी, यानी कम कर देंगे। पीछे वाली गिनती से हटाते आएंगे, आगे 31 जो मिलता है वो 2 अंक हमको यहाँ पे रखने होते हैं। तो ये इतना हमको ऐसे रखना होता है, ये सार्थक अंकों का पूरा खेल होता है। तो भाई बस ये रही थ्योरी, इतनी ही, और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो नहीं बताना था वो नहीं बताया, जो बताना था वो हमने बता दिया, और बस जितना बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। और